हेडिंग डाल लेना बेटा, चैप्टर 10 stochastic calculus and Ito processes. Stochastic calculus and Ito processes. So, आप सबने बेटा कैलकुलस वर्ड तो पहले सुना हुआ होगा, और जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो शायद आपके दिमाग में दो चीजें आती हों। पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा आपका इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी तक आपने ऑर्डिनरी कैलकुलस ही पढ़ा है। पहली बार किसी एक्चुअल पेपर के अंदर आप स्टोकास्टिक कैलकुलस पढ़ने जा रहे हो सकता है कोई ग्रेजुएशन में अगर स्टार्ट्स ऑनर्स कर रहा है तो उसने वहां पे स्टोकास्टिक कैलकुलस पढ़ी हो, बट अगर आप स्टार्ट्स ऑनर्स नहीं कर रहे हो तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब आप स्टोकास्टिक कैलकुलस पढ़ रहे होगे। एंड स्टोकास्टिक कैलकुलस इज डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी कैलकुलस। काफी सेंस में चीजें यहाँ पे अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूं तो दैट विल बी 2x, और वहीं पे अगर मैं 2x dx का इंटीग्रेशन करूं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस सी आता था। इस तरीके से चीजें पढ़ाई जाती थी कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ एक्स निकाल रहा हूं, या फिर इसको मैं ऐसा बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इससे सम कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स शुड बी इक्वल टू योर स्मॉल एफ एक्स। इस तरह से चीजें आपको पढ़ाई जाती थी कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो आज मैं सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन इज डिफाइंड बट स्टोकास्टिक डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। ऑर्डिनरी कैलकुलस में होता है ऐसा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, बट स्टोकास्टिक कैलकुलेशन में आपका डिफरेंशिएशन परफॉर्म ही नहीं करा जा सकता। डिफरेंशिएशन क्यों परफॉर्म नहीं करा जा सकता उसका लॉजिक मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप इस एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन की ही बात करो, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो दिस इज अ स्मूथ फंक्शन। कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, आपका स्मूथ होना चाहिए। अगर वो फंक्शन स्मूथ नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपको याद हो जब हम स्टोकास्टिक प्रोसेसेस पढ़ते हैं तो इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं हमारे। आप इस तरह के ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे थे, कहीं से भी इस ग्राफ का नेचर क्या है, स्मूथ नहीं है। एंड दिस इज द रीजन कि अगर मैं बोलूं ब्राउनियन मोशन जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, या स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन में लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो एक स्मूथ फंक्शन कभी भी नहीं बनता है। ऑल्दो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर भी हम उसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या, मैं फटाफट से आपको क्लास 12 का इंटीग्रेशन रिवाइज करा दे रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा अपना स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन की तरफ। कि जब हमें यह पढ़ाया जाता था कि a से लेकर b तक मुझे dx का इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं प्रिसाइजली बात कर रहा हूं बिकॉज हमारे सिलेबस में वी विल ऑलवेज बी डीलिंग विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप बोलते थे कि उसका आंसर b माइनस ए आना चाहिए, और आपने ऐसा सुना भी होगा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। अब इस चीज को अगर मैं विजुअलाइज करूं तो मैं ध्यान से देखता हूं कि मेरा फंक्शन एक्चुअली एक कांस्टेंट क्या था, 1 था, जिसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो 1 की हाइट पे मेरे को एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देनी चाहिए, इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। लेकिन मैं पूरा एरिया निकालने की बजाय आई एम इंटरेस्टेड इन एरिया फ्रॉम ए टू क्या बी, ये एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूं। और इस एरिया का अगर मैं शेप देखूं तो दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल, जिसकी विड्थ कितनी है आपकी b माइनस ए, और हाइट कितनी दिख रही है, लेंथ कितनी दिख रही है अपने को 1। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो वो एरिया कितना आना चाहिए मेरा, b माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि a से लेकर b तक मुझे अल्फा dx की कैलकुलेशन इंटीग्रेशन करनी है, तो इसका मतलब अब जो हाइट आपने 1 पे ड्रॉ करा था वो अल्फा पे ड्रॉ हो जाएगा, और फिर से आपको a से b तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे विड्थ तो अब हमारी कितनी है, b माइनस ए ही है, लेकिन हाइट कितनी हो गई अपनी, अल्फा हो गई। तो ये मेरा आंसर निकल के आता था। सो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने का बेसिक लॉजिक क्या था कि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया। तो वो कभी भी इनडेफिनेट या फंक्शन की फॉर्म में आंसर आपका नहीं आ सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे dx क्या बताता था, dx क्या बताता था, dx रिप्रेजेंट करता था कि अगर मैं x से की वैल्यू को चेंज करूं बहुत ही छोटे मार्जिन के साथ, कि यहां पे dx इज सच अ स्मॉल नंबर कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या आपका 0, तो वो क्वांटिटी को आप dx बोला करते थे।
उसी क्वांटिटी को आप dx बोलते थे। तो अगर मैं इसको विजुलाइज करना चाहूं तो ऐसे भी विजुलाइज कर सकता हूं कि हमने करा क्या एक्चुअली। हमने बोला ये रेक्टेंगल बहुत सारे, इसके अंदर मैंने छोटे 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 इतने सारे रेक्टेंगल्स क्रिएट कर दिए, और जितने भी रेक्टेंगल्स क्रिएट करे हर एक की विड्थ क्या ली मैंने, dx। हर एक की विड्थ क्या लेता गया मैं, dx लेता गया। और ये dx अगेन क्या बोल रहा हूं, इतना छोटा नंबर है कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, एंड आई हैव क्रिएटेड इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स इन दिस होल एरिया, कि मैंने इतने छोटे छोटे पार्टीशंस करे हैं कि इसके अंदर क्या है, आपके इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स आपके क्रिएट हो गए हैं। तो जब आप ऐसे dx की वैल्यूज को ऐड करते हैं इनफाइनाइट टाइम्स, तो आप देखोगे कितना एरिया आप कवर करने जा रहे हो। तो वो एरिया कितना निकल के आएगा, आपका b माइनस ए निकल के आएगा। दिस इज अनदर विजुअलाइजेशन कि जिस तरह से हम इंटीग्रेशन को देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। तो यहां तक की चीज आप कॉपी करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपका स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, और जो चीज यहां पे dx थी वहां पर हम क्या उसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो मैंने इंटेंशनली dx का डिस्कशन यहां पे करा बिकॉज जब हम स्टोकास्टिक कैलकुलस में आएंगे, सो वी विल बी डीलिंग विद टर्म dwt या dxt, आप कुछ भी बोलो, कि अब जो आपका d के साथ टर्म लिखी जा रही है, दैट इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल, दैट इज एक्चुअली अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम dx का जो मीनिंग था और यहां पे जो dwt या dxt का मीनिंग होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहली चीज आपको यही समझनी है स्टोकास्टिक कैलकुलस के अंदर, कि जब मैं dwt लिख रहा हूं तो मैं उससे क्या मीन करता हूं, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। तो हम सब इंक्रीमेंट जानते हैं कि इंक्रीमेंट्स बोले या फिर चेंज बोले, बात एक ही है। और मैंने बोला कि सपोज मैं कोई प्रोसेस WT ऑब्जर्व कर रहा हूं टाइम वन पे, जिसकी वैल्यू हम क्या किससे डिनोट करेंगे, W1 से डिनोट करेंगे, और टाइम टू वाली वैल्यू को हम डिनोट करेंगे W2 के साथ। और मैं बोलूं कि इस टाइम पीरियड में 1 से 2 में प्रोसेस का इंक्रीमेंट क्या है या प्रोसेस में कितना चेंज आया, तो उस क्वांटिटी को आप W2 माइनस W1 से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। अब आप डील कर रहे हो ब्राउनियन मोशन के अंदर, जहां पर हमारा टाइम डोमेन कैसा है, कंटिन्यूअस है। टाइम डोमेन कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि इस 1 से 2 के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट चेंजेस, जो प्रोसेस की वैल्यू में हमने क्या करे होंगे, ऑब्जर्व करे होंगे। डेफिनेटली W1 के बाद सीधा W2 पे चेंज नहीं आया होगा, इस पूरे पीरियड के दौरान देयर विल बी इनफाइनाइट चेंजेस, जो प्रोसेस में हमने क्या करे होंगे, ऑब्जर्व करे होंगे। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं इसी पीरियड के बीच में कहीं पे भी, मैं इसको अलग से टाइमलाइन पे दिखा दे रहा हूं कि अगर किसी टाइम t पर प्रोसेस की वैल्यू मैंने WT ऑब्जर्व करी, और एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैंने जो वैल्यू ऑब्जर्व करी होगी वो WT प्लस DT ऑब्जर्व करी होगी। क्लियर है? यहां पे मैंने और बहुत बड़ा करके दिखाया है, बट DT की वैल्यू यहां इतनी छोटी है कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, या आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट में जो प्रोसेस की वैल्यू हमने ऑब्जर्व करी होगी। तो यहां पर अगर मैं चेंज लिखना चाहूं तो आप किससे डिनोट करोगे, तो बोले हम लिखेंगे WT प्लस DT माइनस WT, दिस विल बी द चेंज इन द प्रोसेस, एंड अंडर स्टोकास्टिक कैलकुलस दिस चेंज इज डिनोटेड बाय WT, DWT सॉरी, कि अब मैं कभी अगर DWT या D टाइम्स कोई स्टोकास्टिक प्रोसेस लिख रहा हूं, तो वो स्टोकास्टिक प्रोसेस डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो डेरिवेटिव को कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द प्रोसेस इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, कि प्रोसेस की वैल्यू में नेक्स्ट मोमेंट में या इंस्टेंटेनियस चेंज हम उसको बोलते हैं, वो चेंज कितना है उस क्वांटिटी को क्या बोलोगे आप, DWT। सो लिख लेना यहां पे नोट डाल के कि हियर DWT डज नॉट रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ WT। यहां पे DWT आपका WT का डेरिवेटिव नहीं रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस चेंज इन WT। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका इंस्टेंटेनियस चेंज इन WT। इसको नोट करो, फिर हम इसको और डिटेल में आगे समझते हैं।
सो अब dt जैसी चीजें अगर लिखी होंगी तो वो तो आपका ऑर्डिनरी कैलकुलस की ही बात कर रहा होगा, लेकिन डी के साथ अगर कोई स्टोकास्टिक प्रोसेस आप देख रहे हो तो वहां पर डी का मीनिंग डेरिवेटिव नहीं होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, चेंज इन दी प्रोसेस, और वी कैन से इंस्टेंटेनियस चेंज इन दी प्रोसेस। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा चीजों को मैं धीरे धीरे चलाऊंगा। जब हम रैंडम वॉक पढ़ रहे थे तब हमने रैंडम वॉक की ये इक्वेशन पढ़ी हुई है कि दिस इज हाउ वी डिफाइन अ रैंडम वॉक, जहां पे सपोज सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक की ही मैं बात कर रहा हूं, तो ये मेरे इंक्रीमेंट्स की रैंडम वेरिएबल बनेगा कि आइदर +1 होगा या -1 विद प्रोबेबिलिटी +1/2, दोनों की चांसेस बराबर होंगे। तो मैंने बोला किसी टाइम t पर रैंडम वॉक की वैल्यू क्या होगी, उसको हम कैसे मॉडल कर सकते हैं कि t-1 टाइम पर वैल्यू बता दो, उसमें या तो +1 होगा या -1 होगा। मैंने कहा क्या मैं लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, कि xt-1 की जगह पर आप क्या लिख दो, xt-2 प्लस zt-1 प्लस zt, ऐसा लिखा जा सकता है। भाई अगर xt के लिए प्रोसेस ये इक्वेशन को फॉलो करता है तो सेम इक्वेशन अगर मैं xt-1 की लिखूंगा तो क्या उसका फॉर्म ये बनेगा। तो हमने बोला हाँ लिख सकते हैं, यानी xt क्या बन गया आपका, और xt-2 की जगह भी चलो एक बार रिप्लेस कर दो, तो वो xt-3 प्लस zt-2 प्लस zt-1 प्लस zt एंड सो ऑन चलता रहेगा। मैंने कहा अगर मैं और आगे इस रिकर्सिव रिलेशन को रिप्लेस करता चला जाऊं, दिस इज नथिंग बट अ रिकर्सिव रिलेशन, तो क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप xt को ऐसा लिख सकते हो, क्या ये लिखा जा सकता है। भैया अगर आप ऐसे बार बार वैल्यू को रिप्लेस करते रहोगे तो एक टाइम पर आपके इंक्रीमेंट से आपको दिखाई देंगे, और x0 कहां होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी प्रोसेस की। तो हमने बोला किसी टाइम t पे माई रैंडम वॉक इज द इनिशियल वैल्यू जो 0 पे थी, प्लस जितने भी चेंजेस या इंक्रीमेंट्स हमने ऑब्जर्व करे होंगे फ्रॉम टाइम 1 टू टाइम t। यहां पे इस चीज को लिख लेना कि ये x0 क्या बता रहा है, आपकी इनिशियल वैल्यू, एंड दीज आर नथिंग बट योर टोटल इंक्रीमेंट या टोटल चेंजेस बोल लो सिंपल भाषा में, जो हमने क्या करे होंगे हर टाइम पीरियड पे ऑब्जर्व करे होंगे। इसको कॉपी करो, और यहां से समझना हम इतनी आसानी से इसलिए लिख पाए बिकॉज रैंडम वॉक वाज अ डिस्क्रीट प्रोसेस, कि डिस्क्रीट टाइम पर हर टाइम पर एक एक वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही थी, इसलिए इतना सिंपली हम उसको रिप्लेस कर पाए यहाँ पे। चलो एक चीज और लिख देता हूं यहां से, अगर मैं सपोज किसी टाइम u पे मैं रैंडम वॉक की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या उसको भी ऐसे लिख सकता हूं फिर कि s गोज फ्रॉम 1 टू u z s। भाई सेम चीज को फॉलो करके मैं ये भी लिख सकता हूं, बस फर्क क्या है कि अब t टाइम तक पहुंचने के लिए हम t तक के इंक्रीमेंट्स को ऐड कर रहे थे, u पे पहुंचने के लिए मैं u तक के इंक्रीमेंट्स को क्या कर दे रहा हूं, उठा के ऐड कर दे रहा हूं। इसको कॉपी करो, देन यहां से एक रिजल्ट बनाएंगे। तो सपोज नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, इस वैल्यू का वर्ड्स में कैसे इंटरप्रेट करोगे पहले तो वो समझना बहुत जरूरी है। यहां तो आपने कुछ नहीं बोला, स्टार्टिंग से लेकर टी तक की वैल्यू तक आपको पहुंचना था कि अगर आप नंबर लाइन पे जाओ तो ये रहा 0 एंड अज्यूमिंग u इज लेस देन t, तो ये रहा u और ये रहा आपका t, कि अगर मुझे t टाइम पर प्रोसेस की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने बोला इनिशियल वैल्यू में कि मैं क्या ऐड कर दूं, जितने भी चेंजेस आपने हर टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करे होंगे। सेम लॉजिक मैंने लगाया u तक पहुंचने के लिए। तो जब आप xt माइनस xu निकालते हो तो दिस इज नथिंग बट योर इंक्रीमेंट फॉर दिस पीरियड, कि u से t के बीच में प्रोसेस की वैल्यू में कितना चेंज आपने ऑब्जर्व करा होगा। और अगर मैं यहां पर इनका डिफरेंस कर दूं, सपोज ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए b है, मैं सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज s गोज फ्रॉम 1 टू t zs माइनस समेशन s गोज फ्रॉम 1 टू u zs, ऐसा लिखा जा सकता है। जब सारा एक्सपैंड करोगे और सिर्फ वो टर्म छोड़ोगे जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो s स्टार्ट होगा आपका u+1 से और कहां तक जाएगा t तक। दिस कुड बी द वैल्यू ऑफ योर प्रोसेस का इंक्रीमेंट टाइम u से लेकर कहां तक, टाइम t तक।
तो अभी अगेन हमने क्या ऑब्जर्व करा यहां से कि अगर आपको u से t के बीच के इंक्रीमेंट को जानना है कि टाइम t से टाइम u के बीच में कितना इंक्रीमेंट आया, तो हमने बोला उसके बीच में होने वाले जो इंडिविजुअल इंक्रीमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो। मैंने क्या करा, u से t के बीच में होने वाले इंडिविजुअल इंक्रीमेंट्स या इंडिविजुअल चेंजेस को ऐड कर दिया। यही मैंने करा है। अभी ये चीज इतनी आसानी से इसलिए देख पाए बिकॉज मेरा प्रोसेस का टाइम डोमेन कैसा था, डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट टाइम पर ही चेंजेस आने थे, तो हमने बहुत इजीली उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यही लॉजिक को हम कंटिन्यूअस टाइम डोमेन पे कैसे अप्लाई करेंगे, वो हमारा क्लास का टास्क है। इसे कॉपी करो, फिर उस पर हम अप्लाई करते हैं। सुनाओ, जो लॉजिक हमने डेवलप करा डिस्क्रीट टाइम डोमेन से, अब उस लॉजिक को हम कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के अंदर जाके। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सपोज जो एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूं वो स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन का है, जिसको हम डब्ल्यू टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो अगर मैंने आपसे बोला कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जीरो को आप क्या बोलोगे, भूल जाओ अभी कुछ ही, सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोलोगे? बोले सर इसका मतलब ये है टाइम जीरो से लेकर टाइम डब्ल्यू टी, इस पूरे पीरियड में जो भी इंक्रीमेंट मैंने ऑब्जर्व करा होगा या चेंज मैंने ऑब्जर्व करा होगा, उस चेंज को आप किससे रिप्रेजेंट करो? डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जीरो से। और एक्चुअली क्योंकि ये स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन है तो इसको हम डब्ल्यू टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम कंडीशन क्या देते थे, डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो। हालांकि अभी मैं इसको ऐसा लिखना चाह नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं इसे जनरलाइज करूंगा किसी भी दो टाइम पीरियड के लिए। जीरो से चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो अब मुझे ये पता है जीरो से डब्ल्यू टी या जीरो से टी तक पहुंचने में प्रोसेस में इनफाइनाइट चेंजेस ऑब्जर्व करे गए होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन तो है नहीं कि स्टेप वाइज चेंजेस आए होंगे। तो हमने बोला सर इसके बीच में इनफाइनाइट चेंजेस हमने ऑब्जर्व करे होंगे। क्या एक एक चेंज को, जैसे हमने ऊपर रैंडम वॉक में लिखा, ऐसे समेशन की फॉर्म में लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल है? तो मैंने बोला वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हमने इसमें ऑब्जर्व करे होंगे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इस टाइम डोमेन में से एक छोटा सा हिस्सा उठाते हैं कि कोई भी टाइम एस से टाइम एस प्लस डी एस, इस पीरियड की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमने कितना चेंज ऑब्जर्व करा होगा? अब बोले सर इस टाइम पे प्रोसेस की वैल्यू डब्ल्यू एस आई होगी, इस टाइम पे प्रोसेस की वैल्यू एस प्लस डब्ल्यू एस आई होगी, और इस पीरियड के चेंज को ही इनिशियली, ये छोटे चेंज को इनिशियली हमने क्या डिफाइन करा था, डी डब्ल्यू टी डिफाइन करा था। मैंने बोला क्या इस छोटे से चेंज को मैं बोलना चाहूं तो क्या डी डब्ल्यू एस बोल सकता हूं? इसको आप डीडब्ल्यूएस बोल सकते हो। और एक्चुअली अगर आप पूरे टाइमलाइन को कवर करना चाहते हो तो ऐसे डीडब्ल्यूएस जैसे हमने इनफाइनाइट चेंजेस ऑब्जर्व करे होंगे, तो मैंने बोला उन इनफाइनाइट चेंजेस को ऐड कर दो। उनको ऐड कर पाना समेशन से पॉसिबल है नहीं मेरे लिए, इसलिए मैं साइन क्या यूज कर रहा हूं, अपना इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला जीरो से लेकर टी के बीच में ऐसे छोटे छोटे जितने चेंजेस आपने ऑब्जर्व करे हैं उन सारे चेंजेस को ऐड कर दो। क्या सारे चेंजेस को ऐड कर देना इस समेशन का ही एक तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है कंटिन्यूस वर्जन में? और दिस इज नथिंग बट योर डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जीरो की वैल्यू, अगर आप किसकी बात करते हो, स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन की बात करते हो। क्लियर है? तो अगर मेरा टाइम डोमेन कंटिन्यूस हो गया तो उस केस में हम समेशन की फॉर्म में अपने इंक्रीमेंट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और हम किसका सहारा लेंगे, चल के इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। इसको वर्ड्स में लिख लेना अपने लिए। हमने करा क्या कि छोटे छोटे जितने चेंजेस बनेंगे डीडब्ल्यूएस, जैसे यहां पर हर टाइम के लिए जेड चेंज बन रहा था, यहां पर हर टाइम छोटे टाइम के लिए कितना चेंज बन रहा है आपका, डीडब्ल्यूएस। और ऐसे आने वाले जितने चेंजेस हैं उनको हमने क्या कर दिया, उठा के ऐड कर दिया। और ऐड कर पाना समीशन से पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने क्या साइन यूज करा अभी अपने लिए, इंटीग्रेशन। इसे कॉपी करो और देखो क्या आप मुझे एक जनरल रिजल्ट दे पा रहे हो, क्योंकि डब्ल्यू जीरो था ये, तो चलो कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस, कि जनरली किसी भी दो टाइम पीरियड के बीच का अगर मुझे इंक्रीमेंट जानना है इन द फॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे? इसे कॉपी करो और सेकंड वाले के लिए रिजल्ट बनाने की आप कोशिश करो।
तो अगर मैं डब्ल्यू टी के लिए एक्सप्रेशन तो बना चुका हूँ और डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस के लिए मुझे एक्सप्रेशन बनाना है। आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए एक काम कर देता हूँ, डब्ल्यू एस की जगह मैं डब्ल्यू यू लिख देता हूँ। दिस इज नथिंग बट डब्ल्यू टी का एक्सप्रेशन ना, ये जो हमने ऊपर लिखा। तो डब्ल्यू यू का क्या होगा, जीरो से लेकर यू डी डब्ल्यू एस ये लिखा जाएगा। और अगर मैं डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू यू का एक्सप्रेशन लिखूं तो जीरो से लेकर टी तक डी डब्ल्यू एस माइनस जीरो से लेकर यू तक डी डब्ल्यू एस, इस तरीके से लिखा जा सकता है। बेसिकली मैं ये नहीं करना चाह रहा था कि अगर मैंने अपने प्रोसेस में एस लिखा है तो मेरी लिमिट में भी ऐसा आ रहा हो। मैंने अंदर एक डमी वेरिएबल अंदर क्रिएट करा है। तो मैंने बोला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू यू, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन पार्ट को उड़ा दूं तो दिस इज नथिंग बट यू से लेकर टी डी डब्ल्यू एस। एंड अगेन आई हैव अज्यूम्ड कि u इज लेस देन t, कि u एक छोटा टाइम है और t क्या है आपका एक बड़ा टाइम है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अब आप किसी ऐसे स्टोकास्टिक प्रोसेस के इंक्रीमेंट्स को, जो टाइम डोमेन कैसा है जिसका कंटेनस, उसके चेंजेस को या इंक्रीमेंट्स को आप इस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे। तो दीज आर योर इंक्रीमेंट्स की वैल्यू फॉर प्रोसेस विथ कंटेनस टाइम डोमेन, प्रोसेस विथ कंटेनस टाइम डोमेन। और यहां पे आप ऐसा मान सकते हो कि u और t आपकी इंटीजर वैल्यूज हैं, कि अगर सपोज मैं w10 से w5 के बीच में क्या दिखना चाह रहा हूं इंक्रीमेंट, तो ऐसा बोलो कि डिस्क्रीट टाइम के चेंजेस को लिंक किया जा सकता है अपने इंस्टेंटेनियस चेंजेस के साथ। कि अगर आप डिस्क्रीट टाइम में चेंजेस निकालना चाहते हो फॉर एनी प्रोसेस जिसका टाइम डोमेन क्या है आपका कंटिन्यूअस है, तो दोज कैन बी लिंक्ड विद योर इंस्टेंटेनियस चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। इसे कॉपी करो एंड देन एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जो आप ट्राई करोगे। कि मैं बात कर रहा हूं जनरल ब्राउनियन मोशन की विद म्यू इज इक्वल टू 0। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास से, तो जनरल ब्राउनियन मोशन को आपने इस तरीके से डिफाइन करा था। तो मैंने अपने ड्रिफ्ट कोफिशिएंट को क्या मान लिया यहां पे कि वो मेरा 0 है। तो आपका जो प्रोसेस बनेगा दैट इज दिस सिग्मा डब्ल्यू टी नॉट डी डब्ल्यू टी, और सेम चेंज यहां पे भी सिग्मा डब्ल्यू टी। तो अब आपका टास्क क्या है कि जिस तरीके से आपने स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन के लिए क्या करा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू या इंक्रीमेंट की वैल्यू को प्रेजेंट करा इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, वैसा ही टास्क क्या आप जनरल ब्राउनियन मोशन के लिए कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसको कॉपी करो और जनरल ब्राउनियन मोशन के लिए आप रिप्लीकेट करने की कोशिश करो। तो यहां से अगर मैं ZS निकालूं तो ZS क्या आएगा मेरा, Z0 प्लस सिग्मा टाइम्स WS, ये दिखाई देगा। और अगर एस की कंफ्यूजन नहीं चाहते हो तो यू लिख लो फिर से कि ZU इज इक्वल टू Z0 प्लस सिग्मा टाइम्स WU, इस तरीके से लिखा जाएगा। और मैं वैल्यू जानना चाहता हूं ZT माइनस ZU की, तो दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा टाइम्स WT माइनस WU, ये लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू आप ऊपर क्या निकाल चुके हो, ऊपर आपने इसका इंक्रीमेंट तो निकाल ही दिया, u से लेकर t तक dws। so this is how I can represent the changes in any continuous process। अगर कोई ऐसा प्रोसेस का टाइम डोमेन कंटिन्यूअस है तो उसके इंक्रीमेंट्स, डिस्क्रीट टाइम के इंक्रीमेंट्स को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में या इंस्टेंटेनियस चेंजेस की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज और मुझे याद आई यहां पे कि ये जो मैंने लॉजिक आपको दिया कि WT फॉलो करेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, WU फॉलो करेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये मैंने सिंपली प्लेन लॉजिक से दे दिया कि हमारे इंक्रीमेंट्स हैं, इंक्रीमेंट्स को ऐड करेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन लगना चाहिए। अब इसी बात को मैं मैथमेटिकली और प्रूव कर दे रहा हूं, ये बात को मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दे रहा हूं, हालांकि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए कि अगर आपको लगे कि ये मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि उठा के ऐड करा और मेरा आंसर आ गया, तो हम मैथमेटिकली भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलूं WT माइनस WU ये क्या फॉलो करेगा,
तो आप लास्ट चैप्टर से जानते हो ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरिएंस इक्वल टू द टाइम गैप। टाइम गैप इनके बीच में कितने का है, टी माइनस यू के बीच में। तो अगर मैं ऐसा शो कर पाऊं कि u से लेकर t तक का dws का जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये इंटीग्रेशन भी क्या फॉलो करता है, नॉर्मल जीरो t माइनस यू, तो मेरा काम चल जाएगा भाई। हमने इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट करना है। तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं दिखा पाया कि हाँ ये जो नई क्वांटिटी नए फॉर्म में मैंने प्रेजेंट करा है ये एग्जैक्टली सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद सेम पैरामीटर्स, तो मैं कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाऊंगा। और फिर मेरी मर्जी है मैं प्लेन लॉजिक से समझूं या मैथमेटिकली समझूं। तो यहां पे आते ध्यान से समझना भाई, DWS इंक्रीमेंट है, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट टोटल इंक्रीमेंट। अगर मैं यू से लेकर टी तक जाता हूं, ये क्या है, मेरे टोटल इंक्रीमेंट्स है। और ब्राउनियन मोशन, सॉरी स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन में हमने इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो ये जितने भी इंक्रीमेंट्स छोटे छोटे बन रहे होंगे यू से टी के बीच में, दोज विल बी योर इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। ये बात अपने को समझ में आती है बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वी नो कि अगर मैं दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स को ऐड करूं तो वो भी क्या बनते हैं आपके, नॉर्मली बनते हैं। तो अगर मेरा इंडिविजुअल DWS नॉर्मल फॉलो करता है तो ऐसे ऐड होने वाले जितने भी DWS बनेंगे उन सबका सम भी क्या फॉलो करेगा, आपका नॉर्मल फॉलो करेगा। तो लिख लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉलोज नॉर्मल as DWS is a collection of independent random variables। और हमने उन सबको क्या करा है, उठा के ऐड करा है। अब नॉर्मल तो यानी पहला हिस्सा तो मेरा शो हो गया कि वो नॉर्मल फॉलो करेंगे। अब मुझे शो करना है कि इस इंटीग्रेशन का अगर मीन निकाला जाए तो वो जीरो आना चाहिए और वेरिएंस निकाला जाए तो वो क्या आना चाहिए, टी माइनस यू, बिकॉज दीज आर सिंपली माई पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बोला अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ u से लेकर t तक DWS ये कैलकुलेट करते हो तो दिस कैन बी रिटन एज u से लेकर t तक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ DWS, ऐसा लिखा जा सकता है। वह एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है कि सारी क्वांटिटीज को पहले क्या कर लो, आप ऐड करके एक बार मीन निकाल लो या इंडिविजुअली उनका मीन निकाल के ऐड कर दो। ये जानते हैं ना अपने। अगर डिस्क्रीट में देखें तो आप इस क्वांटिटी को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो सेम चीज इंटीग्रेशन में भी फॉलो करेगी आपकी। और हम ये जानते हैं क्योंकि ये जो अपना DWS है इसका मीन कितना निकल के आना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं इंक्रीमेंट्स। ये पढ़ा है ना हमने कि इंक्रीमेंट्स क्या फॉलो करते हैं, WT माइनस WS एनालाइज करें तो नॉर्मल विद मीन जीरो, तो हर एक का मीन क्या निकल के आएगा आपका जीरो। तो ये आंसर भी क्या बनना चाहिए मेरा, जीरो। सिमिलरली अगर मैं वेरिएंस निकालूं u से लेकर t तक DWS की, तो बेटा वेरिएंस को ऐसा तभी लिखा जा सकता है, भाई वेरिएंस को अलग अलग कब स्प्लिट कर पाते हो आप, जब रैंडम वेरिएबल्स कैसे हो आपके, इंडिपेंडेंट। तो ये हमको पता है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट। तो लिख लेना वेरिएंस अलग क्यों हो पाई, बिकॉज DWS किसका कलेक्शन, अगेन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन है। और DWS का वेरिएंस क्या आना चाहिए, अब आप ये सोचो। तो आपने किसको DWS लिखा था वो समझना। आप ये बोलते थे कि WT माइनस WS फॉलो करेगा नॉर्मल T माइनस S, ये आप बोलते थे, ठीक है। और WS इज नथिंग बट WS प्लस DS माइनस WS, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या फॉलो करेगा आपका, नॉर्मल। इसी क्वांटिटी को तो आप DWS बोल रहे हो, तो ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरिएंस इक्वल टू द टाइम लैग। टाइम लैग कितने का इनके बीच में, DS का। कितने का टाइम लगे, DS का। तो क्या इसे मैं u से लेकर t तक ds लिख सकता हूं, एंड ds इज नथिंग बट योर ऑर्डिनरी इंटीग्रल, क्योंकि s इज नॉट अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो ऑर्डिनरी इंटीग्रल है उसको तो हमें सॉल्व करना आता है पहले से। तो हम क्या बोलेंगे, इसका इंटीग्रेशन बनेगा s विद लिमिट u से लेकर t, और आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपका आंसर क्या दिखाई देगा आपको, t माइनस यू। तो यहां शो करा कि नॉर्मल का सम क्या बनता है, नॉर्मल, जिससे ये पार्ट शो हुआ। एंड देन मैंने उनका मीन और वेरिएंस निकाल के इन पैरामीटर्स को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सो अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन हमेशा क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल। चाहे आप ऊपर वाले प्लेन लॉजिक से जाओ कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, या फिर आप मैथमेटिकल इस लॉजिक को अपना लो। यहां से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन और निकाल के दिखा दिया। तो इसको कॉपी करो और इस रिजल्ट को अलग से कहीं लिख लेना, क्योंकि ये अब अपने को आगे भी काम आएगा कि इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे चेंजेस का तो वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल। करो।
सो अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर। तो डाल लेना हेडिंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं आपको कोवेरियंस ऑफ डी डब्ल्यू एस निकालने को बोलूं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? सोचो। तो सर इसको हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ डी डब्ल्यू एस, ये लिखा जा सकता है। और अब आपको ऊपर से ये आइडिया लग चुका है डेरिवेशन के बाद कि डी डब्ल्यू एस क्या फॉलो करता है? नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरिएंस डी एस। तो क्या इसका आंसर डी एस निकल के आना चाहिए? तो डी डब्ल्यू एस और डी डब्ल्यू एस का कोवेरियंस क्या लिखेंगे हम? डब्ल्यू एस। सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर मुझे कोवेरियंस ऑफ डी डब्ल्यू एस डी डब्ल्यू आर चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? इसमें एक मिनट लेके आप सोचो कि आपके हिसाब से ये कोवेरियंस क्या बनती है। आंसर बहुत छोटा सा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगेन आंसर करने के लिए डी डब्ल्यू एस या फिर डी डब्ल्यू आर की डेफिनेशन को कभी भी आपको नहीं भूलना है। तो हमने बोला भाई डी डब्ल्यू एस क्या है कि जो चेंज या जो इंक्रीमेंट हमने एस से एस प्लस डी एस के बीच में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये चलता है। और यहां पे मैं मान रहा हूं कि आर इज नॉट इक्वल टू एस, तब मैं ये प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं। आर सपोज कोई और टाइम है, बड़ा हो छोटा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आर पे प्रोसेस की वैल्यू डब्ल्यू आर और यहां पे आर प्लस डब्ल्यू आर सॉरी आर प्लस डी आर टाइम पे ये वैल्यू आ जाएगी। क्या ये दो नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स हैं? ये तो नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड है। और हमने ऐसा पढ़ा है स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन के बारे में कि नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड के बीच में जो इंक्रीमेंट्स है, इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो क्या इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है तो उनका कोवेरियंस जीरो आना चाहिए, ये चलता है। थर्ड कि अगर मुझे कोवेरियंस ऑफ डी जेड एस, यानी अब मैं स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन से जनरल ब्राउनियन मोशन की तरफ जा रहा हूं कि डी जेड एस और डी जेड एस का अगर मुझे कोवेरियंस चाहिए तो वो आंसर क्या आना चाहिए? रिजल्ट मैं आपको दे दे रहा हूं सिग्मा स्क्वायर टाइम्स डी एस, कि इसका कोवेरियंस अगर आप निकालोगे तो सिग्मा स्क्वायर टाइम्स डी एस आएगा। अब आप सोचो किस तरीके से मैं वहां पे पहुंचा, कि किस लॉजिक से मैंने ये आंसर निकाल के दे दिया। तो मैंने कहा इसका प्रूफ देख लेते हैं, चलो आपके पहले। तो क्या कोवेरियंस ऑफ डी जेड एस को आप वेरियंस ऑफ डी जेड एस लिख सकते हो? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले डी जेड एस को मैं बाहर लिख लाऊं ताकि उसकी मैं समझ सकूं वो चीज बता क्या रही है मेरे को। जेड ऑफ एस प्लस डी एस माइनस जेड एस के इक्वल होगा। भाई इसी चेंज को तो आप क्या बोलोगे? डी जेड एस बोलोगे। एंड ये जो चेंज है ये इक्वल होगा एस से लेकर एस प्लस डी एस डी डब्ल्यू आर टाइम्स सिग्मा के। ये कैसे लिख दिया? तो वो रिजल्ट आपने ऊपर डिराइव करा था कि अगर आप z के दो टाइम पीरियड के बीच का इंक्रीमेंट निकालते हो तो वो इंक्रीमेंट सिग्मा टाइम्स इंटीग्रेशन की लिमिट u से t गई, क्योंकि आप u से t के बीच का चेंज निकाल रहे थे। और अब मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट s से d प्लस एस गई, क्योंकि मैं उस पीरियड का क्या निकाल रहा हूं? इंक्रीमेंट निकाल रहा हूं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मेरे को चाहिए वेरिएंस ऑफ डी जेड एस। तो क्या मेरे को एक तरीके से वेरिएंस ऑफ सिग्मा टाइम्स एस से लेकर एस प्लस डी एस डी डब्ल्यू आर ये चाहिए? चलता है। सिग्मा एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा स्क्वायर बन के, और वेरिएंस के अंदर क्या रह जाएगा? वेरिएंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एस से लेकर एस प्लस डी एस डी डब्ल्यू आर ये रह जाएगा। और अभी अभी आपने ऊपर ये भी दिखाया, ये जो इंटीग्रेशन है, ये क्या फॉलो करता है? नॉर्मल, जिसका मीन क्या होता है? जीरो। और वेरिएंस इक्वल होता है किसके? जो लिमिट्स आपने लगाई हैं उसके गैप के। यानी हमें वेरिएंस चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा? जो लिमिट्स हमने लगाई हैं उसके गैप के। और वो गैप किसके इक्वल है बेटा? आपका डीएस के। वो गैप किसके इक्वल है? डीएस के। तो ये जो रिजल्ट हमने लिखा था कि ये सिग्मा स्क्वायर टाइम्स डीएस बन जाएगा, वो ट्रू है। अब एक तरीका और ये था, अगर आप इस इंटीग्रेशन वाले से नहीं जाना चाहते हो तो हमने बोला डी जेड एस which is zs plus ds minus zs and which is further sigma times s से लेकर s plus ds dwr। तो this is nothing but sigma times ws plus ds minus ws। एक ही बात है भाई, इस इंटीग्रेशन को लिखूं या फिर मैं प्रोसेस के चेंज को लिख दूं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी जानते हो, नॉर्मल 0 ds। तो वहां से आप वेरिएंस निकालो, आंसर आपका क्या निकल के आना? एग्जैक्टली सेम निकल के आना है। इसे कर लो कॉपी, फिर हम आगे चलते हैं।
सुनाओ, प्रॉपर्टीज हमारी ओवर है। एक चीज और समझाता हूं जहां से हम मेनली प्रॉब्लम समझेंगे कि स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है हमारे लिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं z प्रोसेस लेता हूं और उसका इंक्रीमेंट अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इसे dZs लिखोगे, ये चलता है। जो डेफिनेशन मैंने यूज करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो Zs की जगह आप क्या लिखोगे, Z0 प्लस सिग्मा टाइम्स WS प्लस DS माइनस Z0 प्लस सिग्मा टाइम्स WS, दिस विल बी इक्वल टू DZs। और फर्दर आप ऐसा लिख सकते हो कि DZs इज इक्वल टू Z0 से Z0 आपका कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा कॉमन निकालने के बाद WS प्लस DS माइनस WS ऐसा लिखा जा सकता है। एंड इवन दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट सिग्मा टाइम्स DWS, ये चलता है। तो यहां से हमने ये शो करा कि अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस चेंजेस of general Brownian motion are directly proportional to instantaneous changes of standard Brownian motion, where sigma is your constant of proportionality, where sigma is your constant of proportionality। अब इसमें ऑब्जेक्शन आएगा हमें कि सिग्मा वाकई एक कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जहां से हम फर्दर अपनी थ्योरी डेवलप करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना दिखाई दे रहा है कि हमारे स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन के जो इंस्टेंटेनियस चेंजेस हैं दोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंस्टेंटेनियस चेंजेस ऑफ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। इसे कॉपी करो। तो यहां से एक चीज और देख सकते हैं इस रिलेशन से कि अगर सिग्मा की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये जो सिग्मा आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा है, अगर वो 1 से बड़ा है, दैट इंप्लाइज ZS इज more volatile with respect to WS, more volatile than WS। सिमिलरली अगर सिग्मा की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या बोलोगे कि ZS इज लेस वॉलेटाइल देन WS। ये तो सिंपल इंटरप्रिटेशन से आराम से देखी जा सकती है चीज। बट जो हमारा ये था कि हमारा कंसर्न था कि सिग्मा हमेशा कांस्टेंट होगा या नहीं, उसको एक बार विजुलाइज करते हैं। तो मैंने बोला सपोज हम WS का ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग। टाइम के साथ साथ इस तरीके से मेरा ग्राफ जा रहा है। मैंने बोला जरूरी नहीं है कि WS, अगर मैं इसको छोटे मतलब एक पार्टीशन मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया, यहां पे देखा तो Z का जो ग्राफ था रेड, वो इस तरीके से काम कर रहा था कि उसकी वोलेटिलिटी क्या थी, थोड़ी सी ज्यादा थी एज कंपेयर टू WS। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद ऐसा देखा गया कि बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, कि Z की वैल्यूज कम वॉलेटाइल है। सिंपली कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपने सिग्मा की वैल्यू को एक कांस्टेंट माना है कि हमेशा वो एक कांस्टेंट रेट के साथ ही काम करेगा WS के रिस्पेक्ट में, सो दिस विल नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। देयर आर चांसेस कि कभी Z क्या हो W से लेस वॉलेटाइल हो, कभी क्या हो ज्यादा वॉलेटाइल हो। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने एक कांस्टेंट नंबर रखा हुआ है, अगर उसकी जगह पर आप एक ऐसा फंक्शन ले लो जो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है, तो ज्यादा सेंस बनाता है। यानी जो DZS को आपने ऊपर लिखा है, अगर आप उसको सपोज ऐसा लिख दो YS टाइम्स DWS, वेयर YS इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट इज मोर सेंसिबल। ये रिलेशन जो हमने लिखा है वो ज्यादा सेंसिबल बन जाता है। और फंक्शन बनाने से क्या है, फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये केस भी आपका इनडायरेक्टली कवर कर ही रहे हो आप देखा जाए तो। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि YS इज अ कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है सिग्मा। बट अगर आप ज्यादा जनरल केस कवर करना चाहते हो तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दिस शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम। ये ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच अपने को दिखाई देती है। इसे कॉपी करो, देन इससे क्या और प्रॉब्लम पे बढ़ेंगे अभी हम वो देखेंगे।
तो अब अगर आप अपना जेड टी माइनस जेड यू, जिसको ऊपर आपने सिग्मा यू से लेकर टी तक डी डब्ल्यू एस से डिनोट किया था, वो चीज रिप्लेस होकर आपकी क्या बन जानी चाहिए भाई? सिग्मा पहले कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर बैठा था, अब वही इंटीग्रेशन आपका रिप्लेस होकर कैसा दिखाई देगा? जेड टी माइनस जेड यू से लेकर टी तक, सिग्मा की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? वाई एस डी डब्ल्यू एस। अब मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एंड ऐसे स्टोकास्टिक प्रोसेस, ऐसा इंटीग्रल्स जिनको हम किसी स्टोकास्टिक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे? इंटीग्रेट, दोज आर कॉल्ड ईटोज इंटीग्रल। दोज आर कॉल्ड क्या? ईटोज इंटीग्रल। कि जिसको मैं स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन के रिस्पेक्ट में यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो, उसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहता हूं, उस तरह के इंटीग्रेशंस को क्या कहा जाएगा यहां पे? ईटोज इंटीग्रल। तो अब स्टोकास्टिक कैलकुलस शुरुआत हम कर रहे हैं कि इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बिहेवियर ऑफ वाई। ये जो वाई हमने पढ़ा, प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि ये अपने आप में हो सकता है कोई स्टोकास्टिक प्रोसेस ही हो पूरा, बट दिस इज पॉसिबल कि वाई एस अपने आप में क्या हो जाए? एक स्टोकास्टिक प्रोसेस ही बन जाए। और हो सकता है ये नेचर में डिटर्मिनिस्टिक हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो हेडिंग डाल देना नेक्स्ट, या फिर प्रॉब्लम बना के अपने लिए नोट बना के लिख लो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें ईटोज इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आता है, कि वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सम स्टोकास्टिक प्रोसेस, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और सॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो नेचर ऑफ वाई एस। वी नीड टू नो नेचर ऑफ वाई एस विच कुड आइदर बी स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। इसे नोट कर लो, फिर हम एक एक करके दोनों केसेस को समझते हैं। तो फर्स्ट केस बना लेना अपना, वाई एस चेंजेस डिटर्मिनिस्टिकली, कि वाई एस जो है वो आपका डिटर्मिनिस्टिकली चेंज होता है। और उसके अंदर भी फर्स्ट केस बना लेना कि वाई एस इज पीस वाइज कॉन्स्टेंट, कि आपका जो वाई एस है दैट इज अ पीस वाइज कॉन्स्टेंट। पीस वाइज कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज वाई एस का एक फंक्शन बना लेता हूं कि वाई एस की वैल्यू विल बी 1 व्हेन एस गोज फ्रॉम 0 to 2 एंड इट विल बी कांस्टेंट 2 व्हेन एस गोज फ्रॉम 2 to 3। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन करना पड़ेगा, यस। कि सपोज वाई एस इज अ पीस वाइज कॉन्स्टेंट, कि 0 से 2 तक तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? आपकी 1 रहेगी, और 2 से 3 तक के बीच में उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? सपोज 2 रहने वाली है। तो हमने बोला डी जेड टी जो आपने लिखा था दैट इज वाई टी टाइम्स डी डब्ल्यू टी, ये आप लिख रहे थे, एस की फॉर्म में लिखे, टी की फॉर्म में लिखे, वो बात मेरे लिए एक ही है। और मैंने बोला अगर मुझे Z3 माइनस Z0 जानना है, अगर मुझे Z3 माइनस Z0 जानना है, तो क्या मैं उसे 0 से लेकर 3 तक डी जेड टी लिख सकता हूं? भाई आपको 0 से 3 के बीच का इंक्रीमेंट जानना है, तो हमने बोला 0 से 3 के बीच में Z में जो भी छोटे छोटे बहुत सारे इंक्रीमेंट्स इनफाइनेट आएंगे उनको आप ऐड कर लो 0 से 3 के बीच में। और मैंने बोला दिस इज सेम एज राइटिंग 0 से लेकर 3 तक वाई टी डी डब्ल्यू टी, ये चलता है। और अब कुछ नहीं, क्योंकि वाई टी एक कांस्टेंट है, वाई टी एक कांस्टेंट है, तो उसको ब्रेक करना अपने को, हम पहले इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि वाई टी की वैल्यू इस रेंज में क्या हो रही है? जाके चेंज होती है। तो हमने बोला क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, जहां पे वाई टी की वैल्यू 1 है, डी डब्ल्यू टी माइनस आपका 2 से लेकर सॉरी प्लस 2 से लेकर 3 तक ट्वाइस ऑफ डी डब्ल्यू टी, ये लिखा जा सकता है। भाई हमारे इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया एज पर जो भी हमारा वाई एस जहां पे ब्रेक हो रहा था। और अब अगर ध्यान से इसको एनालाइज करें तो दिस इज नथिंग बट W2 माइनस W0, क्योंकि ये प्रोसेस W के चेंजेस को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है टाइम 0 से टाइम 2 के बीच में। एंड सिमिलरली दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ W3 माइनस W2। क्या इस तरीके से हम आसानी से Z को क्या कर पाए? W की फॉर्म में ला पाए, अगर Y क्या था? हमारा कांस्टेंट था। और फर्दर आप पूरी मॉडलिंग कर सकते हो इसके, अगर आप करना चाहो तो। भाई W2 माइनस W0 ये क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल 0,2 फॉलो करेगा, ये प्लस है, सॉरी माइनस लिख दिया फिर से मैंने। और ये क्या फॉलो करेगा? खाली इतने पार्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी। ये फॉलो करेगा नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1।
भाई इंक्रीमेंट्स का स्टैंडर्ड बाउंड्री मोशन के इंक्रीमेंट्स का मीन 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू द टाइम लैग होता है। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी ट्वाइस ऑफ नॉर्मल 0,1, तो वो क्या फॉलो करने लगेगा, नॉर्मल 0,4, देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। एंड क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स के इंक्रीमेंट हैं तो ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। दो नॉर्मल का सम अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो वो भी नॉर्मल फॉलो करता है, जहां पे मीन भी ऐड हो जाता है और उनका वेरिएंस भी ऐड हो जाता है। तो इजीली मैंने क्या करा, z के इंक्रीमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना पाया। और वंस आई हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी क्वांटिटी, मैं उसकी कोई भी मॉडलिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका मीन, उसका वेरिएंस, सारी चीजें क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो जो प्रॉब्लम हमने यहां पे देखी थी कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम है, तो अगर y(s) कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कॉपी करो आप। अगर आपके दिमाग में बाई चांस यहां से ये आया कि हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर देते, W वाला कर सकते हैं उसको भी सिंप्लीफाई, बस एक गलती होने के चांसेस रहते हैं। वो गलती होने के चांसेस क्या, वो यहीं पे बता देता हूं आपको। अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट्स को खोल दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, W2 माइनस W0 प्लस ट्वाइस ऑफ W3 माइनस ट्वाइस ऑफ W2, ये लिखा जाएगा। फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ W3 माइनस W2 ये रह जाएगा, और W0 की वैल्यू क्या है, 0, तो आप खाली इतना भी एक्सप्रेशन छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मीन निकालते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोलो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z3 माइनस Z0 इज सेम एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ W3 माइनस W2, और इंडिविजुअली हर W का मीन क्या है आपका, 0, तो ये आंसर क्या निकल के आएगा, 0। बट आप जब वेरिएंस ऑफ Z3 माइनस Z0 निकालने जाते हो तो आप उसे लिख दोगे वेरिएंस ऑफ ट्वाइस ऑफ W3 माइनस W2, और गलती से आपने ये लिख दिया, बस यही हमारी गलती हो जाती है। हमें ये याद रहता है इंक्रीमेंट्स इंडिपेंडेंट है। हमने कभी ये नहीं बोला कि स्टैंडर्ड बाउंडेड मोशन की जो वैल्यूज हम रिकॉर्ड करेंगे वो वैल्यूज इंडिपेंडेंट है। हमने क्या बोला, उसके इंक्रीमेंट्स इंडिपेंडेंट है, एंड दिस इज नॉट इंक्रीमेंट। हाँ, खाली W3 माइनस W2 होता तो हम बोलते हो पास्ट की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाता, बट W3 एंड W2 इंडिविजुअली आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो अप्रोच अगर हम लगा देंगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगी मेरी। तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये अप्रोच अच्छी नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे कोवेरिएंस की टर्म में। दिस कैन बी रिटन एज कोवेरिएंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, भाई ये लिखा जा सकता है। अब अगर ब्रैकेट्स खोलें या कोवेरिएंस को एक्सपैंड करें तो 4 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ W3 ये चलता है, प्लस कोवेरिएंस ऑफ W2 ये चलता है, कॉमन टर्म्स ले ली पहले। और जब W3 का W2 से कोवेरिएंस निकालेंगे तो ऐसी टर्म 2 बार आएगी, तो -4 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ W3 इस तरीके से लिखा जाएगा। दिस इज 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ W3, दिस इज ओनली वेरिएंस ऑफ W2, एंड इसमें अगेन ये दोनों क्वांटिटीज हमें पता नहीं, डिपेंडेंट है ये तो पता है, तो वहां पे हम लास्ट चैप्टर का लॉजिक लगा दें कि इसको हम ब्रेक कर देंगे कि W3 कैन बी रिटन एज W2 प्लस W3 माइनस W2, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, WT क्या फॉलो करता था लास्ट चैप्टर से, नॉर्मल 0, कि जो टाइम है वही वेरिएंस बन जाएगा। तो यहां वेरिएंस क्या आ जाना चाहिए आपका 3, और यहां वेरिएंस क्या आ जाना चाहिए आपका 2 आ जाना चाहिए, माइनस 4 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ W2, ये बन जाएगा, -4 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ W2, W3 माइनस W2 ये बन जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट है और ये प्रोसेस की वैल्यू है, और इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट वैल्यूज, तो ये दोनों क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, इसलिए आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 0। एंड दिस इज 12 प्लस 2 -4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ W2,
या 12 प्लस 2 माइनस योर 8, आपका आंसर क्या दिखाई देगा आपको? 6। वही डिस्ट्रीब्यूशन हमने भी ऊपर बनाया था, नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 6, वो चीज यहां से वेरीफाई कर सकते हो। तो आई विल प्रेफर कि हम इतना लंबा सब कुछ करने की बजाय जो मैंने ऊपर लॉजिक लगाया उसे हम आसानी से क्या कर पाए, डिस्ट्रीब्यूशन लिख पाए। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो आसान लगे आप वहां से आंसर निकालो। इस अप्रोच में जाते हुए बस गलती से इजीली वेरिएंस को अलग अलग मत कर देना, ऑलवेज गो बाय गो वेरिएंस की टर्म के साथ। करो इसे कॉपी। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड केस कि वाई टी अगर डिटर्मिनिस्टिकली चेंज होता है तो पहला हमने इसमें क्या बना लिया कि वाई टी इज पीस वाइज कॉन्स्टेंट। तो दूसरा ये है डिटर्मिनिस्टिकली के अंदर ही कि वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फॉर एग्जाम्पल से मैं मान लेता हूं वाई टी जो कि कोई फंक्शन एफ टी और टी के इक्वली मान लेता हूं फॉर ऑल टी, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी। तो जो मेरा इंटीग्रेशन था u से लेकर t तक वाई एस डी डब्ल्यू एस, वो इंटीग्रेशन को क्या मैं अब u से लेकर t तक s टाइम्स डी डब्ल्यू एस ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं। अब अभी तक तो हमने क्या बोला था, पीस वाइज कॉन्स्टेंट है, अब वो क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है सिर्फ, लेकिन अभी भी वो स्टोकास्टिक नहीं है कि यहां पर अभी हम लास्ट केस जो कवर करेंगे यहां पे हम क्या बिठा देंगे, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो एक छोटी सी समझना, ये बात अपने जानते बेटा कि डी डब्ल्यू एस फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर देख चुके हैं, विद मीन 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू डी एस, इसमें डाउट नहीं है। एंड सिमिलरली अगर मैं एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएंस क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर टाइम्स डी एस। ये चीज चलती है अपनी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई। हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाह रहे थे कि u से t तक जाएं, और ये अब मैंने क्या बना दिया, एक मैथमेटिकल फंक्शन बना दिया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कब काम आएगा वो देखते हैं। तो हमने बोला अगर ध्यान से देखें कि ये पूरी क्वांटिटी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है तो ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हो रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन है ये फॉलो तो नॉर्मल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल इज ऑल्सो नॉर्मल। बट आई डोंट नो कि उसका मीन क्या होगा और उसका वेरिएंस क्या होगा। यानी आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u से लेकर t तक एस डी डब्ल्यू एस, मैं इस इंटीग्रेशन के मीन में इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज आई नो इस इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल होगा बट मीन क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। तो मैंने बोला उसको ऐसे लिख सकते हैं कि u से लेकर t तक एक्सपेक्टेशन ऑफ एस डी डब्ल्यू एस, और उसका मीन क्या लिख दिया आपने ऊपर 0। तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए, 0। यानी ये ब्लैंक अपना फिल हो गया कि इस इंटीग्रेशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद मीन क्या आपका 0। रह क्या गया मेरा, वेरिएंस। तो हमने अगेन बोला u से लेकर t तक एस डी डब्ल्यू एस का हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस। दैट इज सेम एज कि इंटीग्रेशन को बाहर कर दिया जाए और वेरिएंस को अंदर ले जाया जा सकता है अगेन, क्योंकि एस डी डब्ल्यू एस जैसे जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब क्या बनेंगी, मेरी इंडिपेंडेंट बनेंगी। और इस वेरिएंस को ऊपर आपने क्या लिख दिया यहां पे कि इस क्वांटिटी का जो वेरिएंस होगा दैट इज एस स्क्वायर डी एस, एंड वी हैव कन्वर्टेड एन इटोज इंटीग्रल इनटू अ ऑर्डिनरी कैलकुलस वाले फॉर्म में मैं, या ऑर्डिनरी इंटीग्रल की फॉर्म में मैं इसको लिख के आ गया हूं, जिसका इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे आप, एस क्यूब बाई 3 विद लिमिट 0 से लेकर 2, या फिर टी क्यूब, सॉरी यू से लेकर टी था, माइनस यू क्यूब बाई 3। तो आई कैन से कि ये इंटीग्रेशन जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू दिस। तो अगेन वी हैव we are able to find out एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। वंस वी आर एबल टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, हम इजीली उस इंटीग्रेशन की कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे और कॉपी करो आप।
अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा जनरलाइज भी करा जा सकता है कि यहाँ तो चलो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए एफ टी को क्या मान लिया था, टी मान लिया था। अब अगर ऐसा मैं नहीं करता, मान लो एक बार के लिए कि भाई मैं बोलता मैं u से लेकर t तक वाई एस डी डब्ल्यू एस को सॉल्व करना चाहता हूँ, और वाई एस कोई भी फंक्शन एफ एस है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, u से लेकर t तक एफ एस डी डब्ल्यू एस, ऐसा लिखा जा सकता है। भाई जिस जगह आपने पहले किसको रिप्लेस करा था, s को रिप्लेस करा था, अगर मैं उसे एफ एस ही रहने दूं, तो मैंने बोला अगेन डी डब्ल्यू एस क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरिएंस डी एस, ये जानते हैं अपने, एंड एफ एस टाइम्स डी डब्ल्यू एस क्या फॉलो करेगा, मैंने बोला ये भी नॉर्मल फॉलो करेगा विद मीन जीरो एंड वेरिएंस इक्वल टू जो भी फंक्शन होगा इसका स्क्वायर टाइम्स डी एस। भाई ऊपर हमने आसानी से u का स्क्वायर सॉरी s का स्क्वायर बना दिया था, वो s की जगह मेरे पास क्या आ गया, एफ एस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए u से लेकर t एफ एस डी डब्ल्यू एस का, तो वो तो जीरो ही आंसर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वेरिएंस निकालने जाते हो u से लेकर t एफ एस डी डब्ल्यू एस का, तो दैट इज u से लेकर t वेरिएंस ऑफ एफ एस डी डब्ल्यू एस, ये लिखा जाएगा। और वेरिएंस हमने कितना निकाल दिया, जीरो से लेकर t एफ स्क्वायर एस डी एस। तो कैन आई से कि ये जो इंटीग्रेशन आपने लिखा u से लेकर t वाई एस डी डब्ल्यू एस, where ys is nothing but any function of s, बस स्टोकास्टिक नहीं होना चाहिए, तो दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरिएंस इक्वल टू जीरो से लेकर t एफ स्क्वायर एस डी एस। बस जो हमने ऊपर एक स्पेशल केस के लिए डिराइव करा था, अब उसका एक जनरल रिजल्ट आ गया। तो लिख लेना इन जनरल अगर y कोई फंक्शन है टाइम का एंड दैट इज नॉट अ स्टोकास्टिक फंक्शन, तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसे कॉपी करो। तो यहीं से एक छोटा सा रिजल्ट और निकलता है कि ईटोज इंटीग्रल इज नथिंग बट अ मार्टिंगेल। कैसे कि अगर सपोज मेरे पास एक्स टी है, तो एक्स टी को क्या मैं जीरो से लेकर टी, जहां पे वाई को मैं कोई भी अगेन इस तरीके का फंक्शन मान लेता हूं, तो भाई टी टाइम पर अगर प्रोसेस की वैल्यू चाहिए तो जीरो से टी तक के सारे इंक्रीमेंट्स को ऐड कर दो। मैंने बोला अच्छा, और एक्स एस निकालना हो तो क्या आप जीरो से लेकर एस मत करो, कंफ्यूजन होगी। एक काम करते हैं, एक्स यू कर देते हैं। एक्स यू करते हो तो जीरो से लेकर यू तक एफ एस डी डब्ल्यू एस को इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, दोनों का इंक्रीमेंट अगर मैं निकालूं तो इंक्रीमेंट क्या फॉलो करेगा, बोले वो इंटीग्रेशन बनेगा आपका u से लेकर t तक एफ एस डी डब्ल्यू एस, जिसको अभी अभी ऊपर हमने सॉल्व करना सीखा है। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस एक्स यू क्या होगी, तो आपने आंसर क्या दे दिया बेटा, जीरो। तो कोई भी स्टोकास्टिक प्रोसेस जिसके इंक्रीमेंट्स का मीन क्या आता है, जीरो आता है, क्या लास्ट चैप्टर में देखा वो क्या बन जाता है, मार्टिंगेल। तो इस तरह का अगर कोई स्टोकास्टिक प्रोसेस है दैट विल बिकम अ मार्टिंगेल, या फिर बोल सकते हो इस तरह का अगर ईटोज इंटीग्रल है तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक मार्टिंगेल। ये और कॉपी करो एंड फिर हम चलते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, जहां पे हमने बोला कि वाई टी स्टोकास्टिक होगा अगर नेचर में, तो हम उसको कैसे हैंडल करें। करो ऐसे कॉपी। सो लास्ट केस में पहुंचने से पहले आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कॉलेज में पढ़ी हो और कुछ लोगों ने ना पढ़ी हो। टेलर सीरीज, काम क्या है टेलर सीरीज का वो बता देता हूं। कि सपोज मुझे किसी पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू पता है एफ एक्स है, और x प्लस डी एक्स पे मुझे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स प्लस डी एक्स पता है, और यहां पे मान के चल रहा हूं कि डी एक्स इज अगेन सच अ स्मॉल नंबर कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या, जीरो, एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि चेंज क्या होगा प्रोसेस की वैल्यू में।
या सॉरी फंक्शन की वैल्यू में, अभी प्रोसेस बोलना सही नहीं है, कि एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, जिसको डी एफ एक्स भी लिखा जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स डी एक्स होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बट दिस फॉर्म इज कॉल्ड का टेलर सीरीज। चेंज निकालने का ये भी एक मेथड है हमारे पास, कि अगर मैं फंक्शन का चेंज देखना चाहता हूं शॉर्ट टाइम में, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंज को इवैल्यूएट कर सकते हो। इसको कॉपी करो और ये कैसे स्टोकेस्टिक कैलकुलस में हमारी हेल्प करेगा वो हम देखेंगे अभी। एक और चीज अपने को फर्क समझना है बेटा, एफ एक्स ऐसे बोले एफ डैश एक्स और एफ डैश ए लिखते हैं तो दोनों में क्या फर्क है, ए को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, तो हमें यह समझना है कि एफ डैश एक्स की अगर हम वैल्यू निकाल लें, जहां पे एक्स को क्या रिप्लेस कर रहे हैं किसी पॉइंट ए पे, तब जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी दैट वैल्यू इज एफ डैश ए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव, ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन की वैल्यू को किसी पॉइंट ए पे हमने क्या करा है, जाके इवैल्यूएट करा है। सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स और एफ डबल डैश ए में क्या फर्क होगा, कि अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका सेकंड डेरिवेटिव वाला एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन की वैल्यू अगर आप ए पे निकालना चाहते हो तो उसको आप एफ डबल डैश ए लिखते हो एंड सो ऑन चलता है। अच्छा, एक चीज और रिवाइज कराता हूं, कि सपोज आपको a से लेकर b तक 2x dx को इंटीग्रेट करना है। आपको क्या करना है, a से लेकर b तक 2x dx को इंटीग्रेट करना है, और एक बार के लिए ऐसा अज्यूम करो कि आप नहीं जानते हो 2x को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, क्योंकि मैं कहीं कोई एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, यू डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट 2x। तो हम ये बोलते थे ऐसी चीज को सॉल्व करने के लिए, लुक फॉर अ फंक्शन 2x जिसका डेरिवेटिव होगा, लुक फॉर अ फंक्शन, ये 2x जिसका क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा। कि अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना नहीं जानते हो तो ऐसा एक फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव वो फंक्शन बनता हो, जिसका डेरिवेटिव वो फंक्शन बनता हो। अगर एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाते, मान लो ऐसा हो जाता है कभी, a से लेकर b तक 6x dx, तो हमने बोला उसको फिर ऐसा लिख लो आप 3 टाइम्स 2x dx, तो उससे मिलता जुलता कोई फंक्शन ढूंढो भाई। ऐसी चीज को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोला जाता था, याद हो आपको तो। ये चीज बहुत काम आने वाली है। दो चीजें, एक तो टेलर सीरीज, एक ये इंटरप्रिटेशन, और ये जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट कि अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना नहीं जानता हूं तो लुक फॉर अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या बनता हो, इस फॉर्म में आपको आंसर देता हो जिसको आप सॉल्व करना चाहते थे इंटीग्रेशन के थ्रू। ये तीन चीजें हम यूज करेंगे, और सेकेंड पार्ट हम कवर करेंगे कि वाई एस जिस चेंज की हम बात कर रहे थे, दैट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कि अगर वो अपने आप में एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो हमने बोला हम मेथड ढूंढ रहे हैं इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, भाई एस लिख रहे थे वही लिख देते हैं, कि हम u से लेकर t तक वाई एस डी डब्ल्यू एस इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। और अब हमने ऐसा मान लिया कि वाई एस अपने आप में एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, और मैंने डब्ल्यू एस ही मान लिया इसको। डब्ल्यू एस क्या है, मेरा स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन। तो अब मैं सॉल्व करना चाहता हूं इस इंटीग्रेशन को, डब्ल्यू एस डी डब्ल्यू एस, कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले जो आपको काम आएगी ना बेटा, वो ये वाली स्टेटमेंट है कि अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना नहीं जानता हूं तो आई विल लुक फॉर ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मुझे ये आंसर दे दे, जिसका डेरिवेटिव मुझे ये आंसर दे दे। यानी मैंने बोला ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव डब्ल्यू एस आ जाए, तो हो सकता है आपके दिमाग में आंसर आए कि अगर मैं एफ डब्ल्यू एस को डब्ल्यू एस स्क्वायर बाय 2 ले लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो एफ डैश डब्ल्यू एस, तो उसका आंसर डब्ल्यू एस आ जाएगा। पर ये सारी बातें रबिश है, क्यों? क्योंकि मैंने पहली बात ही स्टार्ट यहां से करी कि हम स्टोकास्टिक प्रोसेस का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने गलती से ये चीज लिख दी है
तो ये तो पूरी बात ही खराब हो गई। इतना अगर इतना आसान होता तो स्टोकेस्टिक कैलकुलस अलग से मुझे बनाना ही नहीं पड़ता। तो उसी को सॉल्व करने का तरीका आप अपने ढूंढ रहे हैं। हमने बोला कि भाई WS तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, सो एक बार के लिए उसको हटा दो एंड आप आ जाओ ऑर्डिनरी कैलकुलस के अंदर। आपने फंक्शन का फॉर्म तो आइडेंटिफाई कर लिया वहां से, पर मैं WS में डील करने की बजाय एक ऑर्डिनरी फंक्शन के साथ डील करता हूं। मैं किससे में डील करता हूं? एक ऑर्डिनरी फंक्शन में डील करता हूं। और मैंने बोला इस फंक्शन के लिए अगर मुझे dfx चाहिए तो क्या यूजिंग टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसे? ये मेरे साथ साथ ही आप नोट कर लेना कि हम WS के साथ वो काम नहीं कर सकते, लेकिन x के साथ तो मैं कर सकता हूं। x इज नॉट अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। हमने कहा ठीक है भाई, तो क्या आप यहां से f डैश x का आंसर मुझे दे सकते हो? बोले यस। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? x आएगा। मैंने बोला क्या आप मुझे f डबल डैश x का आंसर दे सकते हो? बोले यस, 1 आएगा। f ट्रिपल डैश x का आंसर 0, इसके ऑनवर्ड सारे आंसर 0 होते चले जाएंगे। तो मैंने बोला क्या मैं dfx को x dx प्लस dx का होल स्क्वायर बाय 2 खाली इतना लिख सकता हूं? ये फंक्शन तो चलो एनीवेज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद 0 हो जाता है, बट एग्जाम में कभी सिनेरियो ऐसा आता है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के आगे भी सीरीज आ रही है, तो भी आप उसे इग्नोर करके चल सकते हो। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वी कैन गो टिल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज मोर देन इनफ। जब हम टेलर सीरीज को क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अभी तो एनीवेज खत्म हो गया था, अगर नहीं भी हो रहा है तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की टर्म्स को लिखो और आगे की सारी टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हो। तो हमने बोला ये हमें fx के लिए तो आंसर मिल गया, या फिर ऐसा बोले dfx की जगह अगर लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकते हो ना कि दिस इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हम लिख सकते हैं। तो अब मैंने बोला मैं इवैल्यूएट करता हूं, इवैल्यूएटिंग एफ एक्स एट WT, कि मैं एफ एक्स की सारी वैल्यूज को इवैल्यूएट करता हूं एक्स की जगह क्या रिप्लेस करके? WT। भाई हम इस बात पे तो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि WT एक फंक्शन नहीं है। भाई फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, हाँ वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, हम ये मानते थे। तो हमने ऑर्डिनरी कैलकुलस का सहारा लिया। हमें जो चीज प्रॉब्लम कर रही थी WT की, उसको सॉल्व कर लिया किसके थ्रू? ऑर्डिनरी कैलकुलस के थ्रू। और उठा के लाके उस फंक्शन में वैल्यू को अब क्या कर देना है? रिप्लेस। यानी आप ऐसा बोल रहे हो अब कि डी ऑफ WT स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू WT, या हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्म लेता हूं WS कर लेते हैं चलो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या मैं इसे D ऑफ WS स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू WS DS, नॉट DS सॉरी, WS DWS प्लस DWS का होल स्क्वायर बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं? नहीं चलता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर मैंने कहा मैं दोनों साइड्स को क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट कर देता हूं। किस लिमिट में? जिस लिमिट में मैं सॉल्व करना चाहता था, u से लेकर t। तो हमने बोला u से लेकर t तक d ऑफ WS स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू u से लेकर t तक WS DWS प्लस u से लेकर t तक DWS का होल स्क्वायर बाय 2। ये चीज आप इजीली क्या कर पाए हो? लिख पाए हो। अभी अपने आंसर तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी चीज और पढ़ानी है मुझे, ईटोज लेमा। ईटोज लेमा खाली अभी मैं लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी आप इसको कॉपी करो पहले, तब अपने आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। अच्छा एक चीज और लिख लेना यहां पे कि ये जब मैं लिख रहा हूं d ऑफ WS स्क्वायर बाय 2, तो d से मेरा मीनिंग डेरिवेटिव नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्या? चेंज और इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोसेस। अब प्रोसेस का फॉर्म क्या है यहां पे? WT स्क्वायर बाय 2। ये एक ऐसे प्रोसेस का इंक्रीमेंट है जिसका फॉर्म क्या है? WT स्क्वायर बाय 2। उसके इंक्रीमेंट्स का फॉर्म हम यहां पे क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ईटोज लेमा पे चलूं, डाल लेना हेडिंग है ईटोज लेमा, फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ये टेबल दिखाया जाता है ईटोज लेमा के अंदर कि dt
DWT, DT, DWT, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाई जाती है, सारी एंट्री जीरो हैं और ये एंट्री बन जाती है क्या आपकी DT, कि अगर आप DT को DT से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा जीरो, DT को DWT से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा आपका जीरो, DWT को DT से मल्टीप्लाई करो सिमिलरली आंसर क्या आएगा जीरो। लेकिन आप DWT को अगर DWT से मल्टीप्लाई करते हो तब जो आंसर आता है दैट इज DT, दैट आंसर इज DT। दिस इज कॉल्ड क्या, ईटोज लेमा। इसको मैं अब यूज करता हूं यहां पे। तो हमने बोला कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन दी प्रोसेस। किस टाइम से किस टाइम का चेंज है, बोले U से T तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो प्रोसेस का चेंज बताएगा T से U टाइम के बीच में। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि U से T के बीच में इस प्रोसेस में जो चेंज आया होगा वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की पहली टर्म इंटीग्रल है उसको एज इट इज छोड़ दो, वही तो सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट करा था। और जो सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड की, वहां पे यूजिंग ईटोज लेमा कैन आई राइट ds/2, ऐसा लिखा जा सकता है। dws का स्क्वायर आपको क्या देगा, ds देगा। और इसको सॉल्व करा जा सकता है बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी कैलकुलस का पार्ट। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, WT² माइनस WU²/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन U से लेकर T WS dWS, और इसका इंटीग्रेशन आप जब सॉल्व करोगे तो दिस इज T माइनस U होल डिवाइडेड बाय 2। एंड फाइनली मेरा इस इंटीग्रेशन का आंसर U से लेकर T WS dWS का, दिस इज हाफ WT² माइनस WU² माइनस T माइनस U। सो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग ईटोज इंटीग्रल अगर मेरा YS क्या बन जाता है, स्टोकास्टिक प्रोसेस। अगर स्टोकास्टिक प्रोसेस नहीं है तो या तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे जब पीस वाइज कांस्टेंट हुआ। इवन अगर फंक्शन बनता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप में स्टोकास्टिक प्रोसेस है, सो दिस इज द अप्रोच दैट वी विल बी फॉलोइंग टू सॉल्व द ईटोज इंटीग्रल। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को हम ओवर करेंगे। थैंक यू।